क्लास 12th की बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पॉवर्टी। और ये चैप्टर जो है इसकी स्पेशलिटी ये है कि टॉपिक तो ऐसा है कि आम आदमी कोई भी इसके बारे में बात करता रहता है, गरीबी के बारे में, गरीबों के बारे में नेता भी बात करते हैं, आम आदमी भी बात करता है। लेकिन हम जब इसको इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं तो ये कुछ हम इसकी टेक्निकलिटीज हैं जिनकी बात करते हैं, यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स हैं, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जिसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ हम आम आदमी से हटके, एक नेता से हटके अलग तरीके से बात करते हैं, और वही यहाँ मैं इसमें बात करने वाला हूँ। बेसिकली ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और ये जो यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं ये पार्ट 1 है। और इसमें मैंने इस कॉन्सेप्ट को, सारी टर्म्स को बहुत ही इजी लैंग्वेज में, या यूं कहूं कि वेरी इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर जिसका नाम है पॉवर्टी, और हिंदी में इसे गरीबी ना कह करके हम कहेंगे इसको निर्धनता कहेंगे। निर्धनता जो है वो एक ज्यादा औपचारिक शब्द है बेसिकली, तो जब एग्जाम में लिखते हैं तो निर्धनता का हमें प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, और इनके अपने कुछ विचार हैं पॉवर्टी के बारे में। इन्होंने कहा कि कोई भी एक सोसाइटी जिसमें सोसाइटी के ज्यादातर लोग, यानी कि उसकी पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा गरीब हो, और जिसकी जो सिचुएशन है वो माइजरेबल हो, यानी कि दयनीय स्थिति हो, तो ऐसी सोसाइटी कभी भी हैप्पी सोसाइटी नहीं कहलाई जा सकती, वो फ्लोरिशिंग सोसाइटी नहीं हो सकती। तो अगर हम बात करें जितने गरीब देश हैं, गरीब देश क्यों हैं? ऐसा नहीं है कि उनमें कोई भी अमीर नहीं है, गरीब इसलिए हैं क्योंकि उनकी पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा गरीब है। और जो ऐसे देश हैं उनकी स्थितियां आपने देखी होंगी कि वहां पे किस तरह की सिचुएशन होती है। तो पॉवर्टी को हम डिफाइन कर सकते हैं एक तरीके से, बहुत मिनिमम वर्ड्स में हम कहेंगे इनएबिलिटी, अक्षमता है ये, टू अफोर्ड बेसिक नेसेसिटीज, जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं जीवन की। वो क्या है भाई? फूड चाहिए, क्लोथिंग चाहिए, हाउसिंग चाहिए, रोटी कपड़ा मकान तो सबको चाहिए ना। तो जब ये भी पूरी ना हो पा रही हो, हालांकि इनके अलावा भी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं इंसान की, जैसे हम बात कर सकते हैं एजुकेशन की, शिक्षा भी तो चाहिए हर व्यक्ति को, हेल्थ, स्वास्थ्य सुविधाएं भी चाहिए हर किसी को। तो ये भी कुछ हमारी बुनियादी आवश्यकताएं हैं। जब इस तरह की फैसिलिटीज ना मिल पा रही हो, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जो है वो पूरी ना हो पा रही हो, उस सिचुएशन को हम पॉवर्टी कहते हैं, निर्धनता कहते हैं। निर्धन देश भी हो सकता है, निर्धन राज्य भी हो सकता है, निर्धन व्यक्ति भी हो सकता है, निर्धन परिवार भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन किसकी कैसी है। जैसे मैंने कहा, अगर देश के ज्यादातर लोगों के साथ में बेसिक नेसेसिटीज की प्रॉब्लम है तो वो देश ही गरीब कहा जाएगा। जबकि अगर हम परिवारों की बात करें तो परिवार जरूरी नहीं है कि उस देश के सारे ही परिवार निर्धन होंगे, कुछ परिवार निर्धन हो सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि जब हम किसी एक आम आदमी से कहते हैं ना कि यार गरीब कौन है, तो उसकी अपनी एक समझ होती है कि कौन गरीब है। उसके मन में कुछ लक्षण होते हैं जिनके आधार पर वो कहता है भाई ये आदमी गरीब है और ये आदमी गरीब नहीं है। तो यहां हम इकोनॉमिक्स के स्टैंडर्ड से हम गरीब की बात कर रहे हैं। तो जाहिर है सबसे पहली बात आएगी एसेट्स की। तो गरीब जो लोग होते हैं उनके पास एसेट्स तो होते ही नहीं, होते भी हैं तो नाम मात्र के होते हैं। कितने गरीब आपने ऐसे देखे होंगे जिनके पास में फ्लैट हो, प्लॉट हो, कोई कोठी हो, बंगला हो, इवन एक सिंपल सा सिंगल रूम भी नहीं होता अपना मालिकाना, तो किराए पे रह रहे होते हैं। बहुत से जो है वो झुग्गियों में रह रहे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो किसी पुल के नीचे गुजारा कर रहे होते हैं रह करके, तो ऐसी जिंदगी जी रहे होते हैं। ज्यादातर गरीब ऐसे होते हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं होता, चैलेंज होता है 2 मील्स। तो वो ऐसे में क्या होगा? माल न्यूट्रिशन, कुपोषण की समस्या आएगी, उनका स्वास्थ्य अक्सर खराब रहेगा, बीमार रहेंगे, और उनकी मृत्यु भी कम आयु में ही हो जाती है। शिक्षा का स्तर कम होता है, पढ़े लिखे नहीं होते, स्किल्स यानी उनके पास कौशल नहीं होते, इसलिए उनको रोजगार नहीं मिलता, और मिलता भी है तो वो क्या है, उनका रोजगार वो स्थिर नहीं होता। आर्थिक अवसर यानी कमाने खाने के जो अवसर हैं वो बहुत कम मिलते हैं इनको। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की कमी होती है, कमाई नहीं होती है, घर में शादी हो, कोई बीमार हो जाए, किसी बच्चे के लिए कोई खास चीज दिलानी हो, तो ऐसे में उनको क्या करना पड़ता है? ब्याज पे पैसा लेना पड़ता है, और वो फंस जाते हैं एक डेट ट्रैप में, कभी पूरा नहीं कर पाते अपने ऋण को वो। उसके अलावा साफ पानी और बिजली जैसी ये तो बुनियादी सुविधाएं हैं, ये भी नहीं उनको मिल पाती हैं। ऐसी स्थितियों में रहते हैं। अगर आप इमेजिन करें
कुछ लोग देखा होगा आपने, नाले के किनारे थोड़ी सी जगह में अपनी एक झुग्गी सी डाल के रह रहे हैं, कोई रेलवे ट्रैक के पास में रह रहा है, कोई सड़क के किनारे किसी एक छोटी सी जगह में उसने अपना रहने का आशियाना बना लिया है। ऐसे लोगों को ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ मिल पाती है, वो न जाने कैसे अपना जीवन बसर कर रहे हैं। जेंडर इनइक्वालिटी होती है कि पुरुष और महिला का भेद होता है। खाने की बात हो या खर्च की बात हो, कपड़ों की बात हो, तो पहले पुरुष जो मुखिया जो है बेसिकली घर का, उसको दे जाने की कोशिश की जाती है, बाद में लेडीज को या लड़कियों को मिल पाती हैं। फैमिली साइज बहुत बड़ा होता है। अब बात करते हैं कि ये पॉवर्टी होती क्यों है। एक्चुअल में हम बात करते हैं विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी की, तो जो निर्धनता का जो कुचक्र है उसकी बात करते हैं, लेकिन यहां इस क्लास में, क्लास 12 में उसका कहीं जो है जिक्र नहीं किया हुआ। लेकिन पॉवर्टी को जैसे हम स्टडी करते हैं तो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी जो है वो अपने आप यहां पे आ जाता है समझ में, कि गरीबी के कारण तो क्या है, कुपोषण है, और कुपोषण के कारण काम नहीं कर पा रहे तो इसलिए गरीबी है। तो ये आपस में सब जुड़े हुए हैं, ये कुचक्र है एक प्रकार का। खैर, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी को सेपरेटली हम स्टडी करते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो बात करेंगे इलिटरेसी की निरक्षरता है। पॉपुलेशन हमारी बहुत बड़ी है। जब देश आजाद हुआ 1947 में तो हमारी पॉपुलेशन थी 36 करोड़ मात्र, और आज कितनी है, आज 136 करोड़ से भी ज्यादा है। तो इतनी ज्यादा तेजी से पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसके लिए संसाधन कौन जुटा पाएगा। कास्ट रिलीजन बेस्ड रीजंस भी हैं। कुछ ऐसी कास्ट हैं इंडिया में जो उनमें ज्यादातर लोग गरीब हैं, जिनको हम पिछड़ी जातियां कहते हैं। अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट भी है कि जो रोजगार या तो मिलता नहीं, लोगों को मिलता भी है तो वो अनस्टेबल होता है। कभी मिल गया, कभी 4 घंटे का काम मिल गया, कभी पूरे दिन का काम मिल गया, कभी एक हफ्ते तक कोई काम नहीं मिला। आप देखो ना मजदूरों को, जो मजदूरी करते हैं खेत में या शहरों में खेती करते हैं, कई बार काम मिलता है, कई बार नहीं भी मिलता है। इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ एंड इनकम, ये एक बड़ा रीजन है। देश में कुछ ऐसे परिवार हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत इनकम है, बहुत वेल्थ है, और उनके पास क्योंकि पहले से वेल्थ है तो वो और वेल्थ अर्जित कर जाते हैं। लेकिन जो गरीब है वो गरीब बना रह जाता है। सोशल वेलफेयर नेट्स की कमी है। सरकार की तरफ से जितनी स्कीम्स चलाई जानी चाहिए उतनी पर्याप्त नहीं चल पा रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है कि अगर आप देखें तो देश में आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है कि हर आदमी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सके और अपने लिए इनकम अर्न कर सके। इसके बारे में हम सेकंड वीडियो में ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। इनसफिशिएंट हेल्थ फैसिलिटीज है। गरीब आदमी बीमार हो जाता है तो उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा या जो पूंजी उसने जोड़ रखी होती है उसकी बचत का बड़ा हिस्सा किसमें चला जाता है, इलाज कराने में चला जाता है। तो बस वहां उसकी बचत खत्म होगी। भविष्य में कोई भी उसको आवश्यकता है तो उसको ऋण लेना पड़ेगा, या हो सकता है इलाज के लिए भी उसको ऋण लेना पड़ेगा अगर उसके पास बचत नहीं थी। इन्फ्लेशन, महंगाई, उसके अलावा पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। भाई आज भी अगर हम देखें 50 से 60% पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो किस पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पे, अपनी लाइवलीहुड के लिए डिपेंड करती है। तो अगर ऐसी पॉपुलेशन को एग्रीकल्चर से इनकम ही ना प्रॉपर मिल पा रही हो, क्योंकि एग्रीकल्चर की जो कंडीशन है वो बहुत बैड है, उसमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा है ही नहीं, उत्पादकता है कहां उसमें, तो वो पॉपुलेशन भी सारी गरीब ही रहेगी। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे मेजर्स ऑफ पॉवर्टी की। एक्चुअली पॉवर्टी को नापा जाना क्यों जरूरी है, इस पर अभी हम और चर्चा करेंगे। भाई गरीब कौन है उसकी पहचान होनी तो जरूरी है ना, फिर वो कितना गरीब है ये पहचान होनी जरूरी है। देश में कुल कितने गरीब हैं, उनकी गरीबी का स्तर कितना है, ये जब पहचान हो जाएगी तभी उस पर सरकार को निर्णय ले पाएगी। फिलहाल हम जब मेजर्स ऑफ पॉवर्टी की बात करते हैं तो पहले देखते हैं हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी के रूप में इसको। एब्सोल्यूट पॉवर्टी से शुरू करते हैं। इसे कहते हैं हम निरपेक्ष निर्धनता। ये क्या है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके बारे में शुरू में कहा, जब हम पॉवर्टी को हम स्टडी करते हैं ना तो बेसिकली हम एक्चुअली एब्सोल्यूट पॉवर्टी की ही बात कर रहे होते हैं। जब हम कहते हैं कोई एक देश गरीब है या हम कहते हैं कोई एक परिवार गरीब है तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा रेफरेंस एब्सोल्यूट पॉवर्टी से होता है कि वो पॉवर्टी, वो निर्धनता जब बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड भी मेंटेन ना हो पा रहा हो, मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, भोजन, आश्रय, वस्त्र, ये भी ना किसी को मिल पा रहा हो, तो वो है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। यहां देखो परिवार के आकार की बात हम कर रहे थे, कितने लोग हैं इस एक परिवार में, हमने कहा कि मूलभूत आवश्यकता, यहां सैनिटेशन की देखो कितनी कमी है, तो यहां पे स्वच्छता की कमी है। उसके अलावा सेकंड के बाद थर्ड में देखिए यहां ड्रिंकिंग वाटर की कमी है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज नहीं है, कहां से न जाने इनको पानी लाना पड़ रहा है। सैनिटेशन की कमी अगेन देखिए, घरों की हालत देखिए। तो ये लगभग इस प्रकार के होते हैं निर्धन जो परिवार होते हैं, ये उनके लक्षण होते हैं जिनकी मैं अभी बात कर रहा था। तो जब हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी की तो वही एक्चुअली हम पॉवर्टी जो रेफरेंस कर रहे हैं वो हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी की ही बात कर रहे हैं।
दूसरा हो सकता है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी तो कहीं भी हो सकती है, किसी भी अमीर से अमीर देश में रिलेटिव पॉवर्टी हो सकती है। ये किसी रीजन की भी हो सकती है, नेशंस की हो सकती है, लोगों की हो सकती है। अगर हम कहें एक गरीब देश सूडान, सूडान का जो गरीब होगा वो इस प्रकार का हो सकता है, क्योंकि वहां का अमीर भी मतलब गुजारा कर रहा होगा किस तरीके से, बस अपना, पर अमेरिका के अमीर के बराबर नहीं होगा वो। अमेरिका का गरीब कुछ इस प्रकार का हो सकता है, वो अपने देश के जो बाकी जो सिटीजन्स हैं उनकी कंपैरिजन में तो वो गरीब है, लेकिन उसकी बेसिक नेसेसिटीज की प्रॉब्लम ना हो, फूड शेल्टर क्लोथिंग ये शायद उसके पास में हो। हालांकि अभी रिसेंटली रिपोर्ट्स आई हैं कि अमेरिका में भी फूड की शॉर्टेज चल रही है, जब से ये ग्लोबल स्लो डाउन आया था 2008 का, तो उसके बाद में पॉवर्टी वहां पे इंक्रीज हुई है। तो ये अगर रीजन्स की बात करें, हम कहते हैं यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो अमीर हैं एशियन कंट्रीज से, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज को आपस में अगर हम कंपेयर करें, इंग्लैंड को कंपेयर करें हम किसी और कंट्री से, जर्मनी को कंपेयर करें किसी और कंट्री से, हो सकता है कि उन कंट्रीज में भी आपस में कोई अमीर हो, कोई अमीर उतना ना हो। तो रिलेटिव पॉवर्टी कह सकते हैं कि भाई जो दूसरे कंपेरिजन में कम अमीर होगा तो वो क्या है, सापेक्ष रूप से निर्धन कहलाएगा वहां पे, यानी रिलेटिव पॉवर्टी है। इसमें क्या है, बेसिक नेसेसिटीज जो है लाइफ की, उनका अभाव नहीं दिख पाता। इस पूरे ये जो रिलेटिव पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट है वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में दिखता है। चलिए, तो पॉवर्टी एस्टिमेशन की बात करते हैं। मैंने अभी कहा था कि भाई ये जरूरी है पता करना कि कौन गरीब है, कितना गरीब है, कुल गरीब कितने हैं, उन गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए क्या कुछ सरकार को करना पड़ेगा, तभी तो निर्णय हो पाएगा ना, जब हम पॉवर्टी का एस्टिमेशन कर लें, अनुमान लगा लें भाई देश में गरीब है कितने। तो बेसिकली पॉवर्टी एस्टिमेशन में हम क्या करेंगे, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी हमने स्टडी कर लिया, डिजाइन स्कीम्स जब हमें करनी होंगी पॉवर्टी रेडिकेशन के लिए, तो पॉवर्टी का नेचर हमें देखना है, नंबर ऑफ पुअर कितने हैं, और वो जो पुअर हैं वो बेसिकली कितने ज्यादा पुअर हैं, ये देखने के लिए हमें कॉन्सेप्ट चाहिए जिसे हम कहते हैं पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा हम इसको कहते हैं हिंदी में। भारत में पॉवर्टी एस्टिमेशन की अगर हम बात करें तो उसका शुरुआत करने वाले, मतलब पहला जो प्रथम जो अनुमान था उसको लगाने वाले थे दादा भाई नौरोजी, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और इन्होंने क्या किया, पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट पहली बार डिस्कस किया, और पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने यूज किया प्रिजनर जो होता है ना, यानी जो एक जेल में जो रहने वाला जो कैदी जो होता है, उसकी जो डाइट है, उसकी डाइट पे कितना खर्च होता है एक दिन पे, तो उससे उन्होंने कैलकुलेट करी जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी जेल में जीवित रहने के लिए कितनी लागत आती है, कितना खर्च होता है। क्योंकि ध्यान रखिए क्यों उन्होंने ऐसा किया, उन्हें कैलकुलेट करनी थी भाई मिनिमम कितना स्पेंड करना पड़ता है जिंदा रहने के लिए, तो वो तो एक कैदी पे जितना खर्च हो रहा है उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि कैदी को सिर्फ उतना दिया जाता है जिससे वो जीवित रह सके। कैदी के लिए वैभव ऐश्वर्य आराम का इंतजाम तो करा नहीं जाता, उसे सिर्फ उतनी डाइट दी जाती है जिससे कि वो जीवित रह सके, उसे कोई बहुत अच्छी डाइट भी नहीं दी जाती। तो बेसिक डाइट का जो एक्सपेंडिचर है वो कैलकुलेट करा उन्होंने, जिसे उन्होंने कहा जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, और उससे अनुमान लगा लिया भाई इतना खर्च जो व्यक्ति कर रहा है वो व्यक्ति क्या है, वो जीवित रह सकता है, जीवन का निर्वाह कर सकता है, और वो व्यक्ति क्या है, निर्धन नहीं है। और जो उतना खर्च नहीं कर रहा है, जिसे इतना भी नहीं मिल पा रहा है, वो निर्धन है व्यक्ति। चलिए, तो इससे हम यहां पे 3 क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर का आता है कि सबसे पहले किसने कैलकुलेट करी, दादा भाई नौरोजी ने कैलकुलेट करी। उसके अलावा और लोगों के भी नाम इसमें जुड़ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट दादा भाई नौरोजी थे। नंबर 2 कि प्रिजनर का उन्होंने कॉन्सेप्ट यूज किया था। नंबर 3 जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग का कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा हुआ है। ये बस 2-3 बातें आपको बुक में काफी डिटेल में समझाया होगा कि उन्होंने कैसे कैलकुलेट करी, उतना ज्यादा डिटेल में इसको स्टडी करने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछता है। बात करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद आजादी कब मिली, 1947 में। देश जब आजाद हुआ तो भारत में लगभग 60% लोग गरीब थे, निर्धन थे, इतनी ज्यादा देश में निर्धनता थी। तो ऐसे देश को तो बहुत मतलब बिल्कुल युद्ध स्तर पे काम करना पड़ेगा गरीबी मिटाने के लिए। तो सबसे पहले क्या हुआ, प्लानिंग कमीशन की फॉर्मेशन हुई 1950 में। प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान बनाने शुरू करे, लेकिन प्लानिंग कमीशन के ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, भाई आप निर्धनता का भी अनुमान लगाइए देश में कि कौन लोग किस किस राज्य में, किस किस क्षेत्र में कितने कितने हैं जो निर्धन हैं, और वो कितने निर्धन हैं। तो ये अनुमान लगाने के लिए डाटा चाहिए। डाटा कहां से आएगा, तो डाटा के लिए एक संस्था जो थी देश में वो थी एनएसएसओ। ये सर्वे करता है, एनएसएसओ को हम कहते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस।
नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये सर्वे करता है हर 5 साल में, और जो 5 साल में सर्वे करता है उनमें से एक सर्वे है मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। इस सर्वे में मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी एमपीसी का डाटा कलेक्ट किया जाता है। और ये देश की जनसंख्या मान लिया उस टाइम थी 36 करोड़, तो ये 36 करोड़ पे नहीं ये सर्वे होता, ये सैंपल पे होता है। और वो सैंपल होता है लगभग 1 लाख हाउस होल्ड का, 1 लाख परिवारों पे किया जाता है करीब। तो 1 लाख परिवारों पे सैंपल सर्वे किया गया और उससे जो डाटा कलेक्ट किया गया उसको यूज करता है फिर प्लानिंग कमीशन पॉवर्टी का एस्टिमेशन करने के लिए देश में, राइट। तो इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है पॉवर्टी इंडिया में। पॉवर्टी इंडिया में इनकम के डाटा पे यानी लोगों की इनकम कितनी है उस पर कैलकुलेट नहीं होती, बल्कि लोग खर्च कितना कर रहे हैं, उपभोग कितना कर रहे हैं। खर्च उतना करें जिसमें कि मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाए। अगर वो इतना खर्च कर रहे हैं तो वो गरीब नहीं है, अगर वो इतना खर्च नहीं कर पा रहे हैं, उससे कम कर रहे हैं, तो फिर वो गरीब यानी निर्धन है, पुअर है वो। चलिए, तो ये था एनएसएसओ और प्लानिंग कमीशन का पूरा काम। प्लानिंग कमीशन ने क्या किया, 1962 में एक बनाया स्टडी ग्रुप, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, भाई आपका काम है डेटा यूज करो एनएसएसओ का, और आपको करनी है भारत में पॉवर्टी की एस्टिमेशन, कितने लोग गरीब हैं, कितने ज्यादा गरीब हैं, और वो किस किस राज्य में किस किस जिले में हैं वो गरीब, ताकि उन पे फिर सरकार योजनाएं ला सके। एक और फिर बनी टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शंस ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड, 1979 में बनी, ये ईयर याद कर सकते हैं आप। फिर 1989 और 2005 में भी क्या बने, एक्सपर्ट ग्रुप बने, जिनको हम कहते हैं विशेषज्ञ दल, इनका गठन किया गया। इनका भी काम यही था कि भाई आपको भारत में पॉवर्टी का एस्टिमेशन करना है। तो समय समय पे सरकार अलग अलग टीम्स बनाती रहे, अलग अलग ग्रुप बनाती रहे, ताकि समय समय पे सरकार को पता चलता रहे पॉवर्टी घट रही है, बढ़ रही है, किस क्षेत्र में घट रही है, किस क्षेत्र में नहीं घट रही है। और इनमें जो बिल्कुल लेटेस्ट है वो है 2011 और 14 में 2 कमिटीज बनी है। 2011 की कमेटी है जिसको हम कहते हैं तेंदुलकर कमेटी या सुरेश तेंदुलकर कमेटी, इसकी रिपोर्ट आई। 2014 में फिर रंगराजन कमेटी बनी, क्योंकि सुरेश तेंदुलकर कमेटी जो है इसकी रिपोर्ट पे काफी हंगामा हुआ था, लोगों को, विपक्ष के नेताओं को इस पे काफी मतलब ऐतराज था इस रिपोर्ट पे, क्योंकि इसमें पॉवर्टी के जो मतलब अनुमान लगाए गए थे, भाई कितना उपभोग करके कितना खर्च करने पर कोई गरीब है, वो बेहद कम लेवल पे रखा गया था उसको। तो इसलिए फिर दूसरी कमेटी बनी रंगराजन कमेटी, और ये लेटेस्ट है, इसके बाद से अभी और कोई कमेटी नहीं बनी है पॉवर्टी के एस्टिमेशन के लिए। चलिए, पॉवर्टी लाइन क्या है अब उसकी बात करते हैं। भाई आपने देखा दादा भाई नौरोजी ने क्या बात करी, पॉवर्टी लाइन की, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग देखा। उसके बाद में जितनी कमिटीज बनी, चाहे उसमें लास्ट में फिर आपकी तेंदुलकर कमेटी हो, रंगराजन कमेटी हो, इन्होंने भी क्या करा, पॉवर्टी लाइन फाइंड आउट करी कि वो कितना खर्च है, कितना एक्सपेंडिचर का लेवल है, जो ये डिसाइड करता है कि भाई इतना एक्सपेंडिचर करने वाला व्यक्ति पुअर नहीं है, नॉन पुअर है। चलिए, तो पॉवर्टी लाइन क्या है, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है ऑन द लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच यूजुअली डिवाइड्स द पॉपुलेशन एज पुअर और नॉन पुअर। ध्यान रखिए, पुअर तो ठीक है, निर्धन है, जो निर्धन नहीं है उसको हम रिच नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे नॉन पुअर, गैर निर्धन। क्योंकि अब आप देखिए यहां पे ये सारी की सारी पॉपुलेशन है, उसकी इनकम है, इनकम के अकॉर्डिंग हमने उसको यहाँ पे इस पूरी एक स्ट्रिप पे हमने डिवाइड कर दिया। इसमें कुछ लोग हैं जो बिलियनियर्स हैं, अरबपति खरबपति लोग हैं, कुछ मिलियनियर्स हैं, करोड़पति हैं, फिर कुछ हैं जो अमीर हैं लेकिन अरबपति भी नहीं हैं, ये भी कुछ हैं जो अमीर हैं, फिर कुछ मिडिल क्लास है जो अपना गुजारा कर लेती है, ना गरीब है ना अमीर है, और नॉट सो पुअर, ये ऐसे लोग हैं बस किसी तरीके से निर्धनता रेखा से ऊपर जी रहे हैं। अब यहां देखिए ये एक लाइन, ये जो काली पट्टी है ये क्या है, ये पॉवर्टी लाइन है, ये है निर्धनता रेखा। तो सारी जो जनसंख्या है उस जनसंख्या को हमने आय के हिसाब से ऐसे हमने बढ़ते क्रम में लगा लिया, इस तरीके से बढ़ते क्रम में लगा लिया, और फिर हमने देखा, हमने एक जगह ये काली पट्टी रख दी। इस काली पट्टी को हमने देखा, जहां ये रखी उस काली पट्टी के रखते ही उससे ये इधर लेफ्ट साइड के जो ये पॉपुलेशन है सारी की सारी क्या हो गई, ये पुअर हो गई, ये इधर वाले हो गए पुअर, और जो इस तरफ राइट साइड वाले जो लोग हैं ये हो गए नॉन पुअर। देखो ये ऐसे हो गए। तो जनसंख्या को दो अलग अलग भागों में बांट दिया, किसने, ये जो काली पट्टी है इसने। और ये काली पट्टी क्या है, ये है पॉवर्टी लाइन, यानी कि निर्धनता रेखा है ये। तो इस तरीके से करा इसने, जनसंख्या को दो अलग अलग भागों में। लेकिन ये जो निर्धन है
निर्धन में भी आप ध्यान से देखिए कि निर्धन भी सारे एक जैसे नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जो उपभोग का स्तर है वो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन इतना है कि निर्धनता रेखा से तो नीचे है, लेकिन थोड़ा सा नीचे है। कुछ ऐसे हैं जिनका उपभोग का स्तर निर्धनता रेखा से थोड़ा और ज्यादा नीचे है, और कुछ ऐसे हैं जिनका उपभोग का स्तर बेहद कम है, 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिल रही, उनको गुजारा नहीं हो रहा उनका, वो कुपोषण के शिकार हैं, वो बीमार रहते हैं, उनकी मृत्यु कम आयु में हो जाती है। ये एब्सोल्युटली पुअर, बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं। तो दैट मीन्स कि जो गरीब हैं, ये सारे के सारे लोग गरीब हैं, ये सब निर्धन हैं, लेकिन इनका भी अलग अलग लेवल है। कुछ ऐसे हैं जिनको शायद खाना मिल रहा होगा, कपड़ा नहीं मिल रहा। कुछ ऐसे होंगे जिनको खाना और कपड़ा मिल रहा है, मकान नहीं मिल रहा। और कुछ ऐसे होंगे जिनको शायद खाना भी ढंग से नहीं मिल रहा है। चलिए, तो ये काम किया पॉवर्टी लाइन ने, इनको अलग अलग डिवाइड करने का। अब देखिए, पॉवर्टी लाइन को और अच्छे से हम स्टडी करते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहां से कि पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट कैसे की जाती है। मैंने बता दिया आपको कि एमपीसीई का डेटा, यानी मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर डेटा कैलकुलेट करता है कौन? कैलकुलेट करता है अपना एनएसएसओ। और उसमें देखते हैं कि किस परिवार का उपभोग कितना है। उस उपभोग को हम देखते हैं कि उससे कैलोरी कितनी मिल सकती है। भाई आप जानते हैं ना, चाय में इतनी कैलोरी होती है, चीनी में इतनी कैलोरी होती है, दूध में इतनी कैलोरी होती है, फलों में इतनी कैलोरी होती है, ऐसे करके। तो परिवार ने एक दिन में कितना कितना उपभोग किया, महीने में कितना उपभोग किया, परिवार के कुल सदस्य कितने थे, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा? एवरेज मिल जाएगा, औसत। एवरेज क्या मिल जाएगा? कंजम्पशन, कि परिवार का प्रति व्यक्ति कितना कंजम्पशन करता है और उसको कितनी कितनी कैलोरी मिल रही है हर व्यक्ति को। तो आप देखें, सरकार ने एक लेवल बना लिया कि कितना एक्सपेंडिचर करे, जितना मर्जी करो, लेकिन उस एक्सपेंडिचर से कम 2400 कैलोरी अगर वो रूरल एरिया में रहता है, और 2100 कैलोरी अगर वो अर्बन एरिया में रहता है, कम से कम इतनी कैलोरीज मिलनी चाहिए, तभी वो अपने जीवन का निर्वाह कर पाएगा। जैसे हमने कैदी के बारे में बात की थी ना, कि कैदी को कितना खाना मिलता है जिससे बस वो जिंदा रह जाए, अपनी रोजमर्रा के काम कर ले। ऐसे ही गांव में रहने वाले व्यक्ति को कम से कम 2400 कैलोरी औसतन मिल जाए, और शहर में रहने वाले को 2100 कैलोरी औसतन मिल जाए, जिससे कि अपना रोजमर्रा के काम वो कर ले। गांव का जीवन थोड़ा कठिन होता है ना, वहां ज्यादा मेहनत करनी होती है शरीर से, इसलिए कैलोरी ज्यादा चाहिए वहां पे। हालांकि इस पर बहुत विवाद है, इसमें बहुत खामियां भी हैं, और इन खामियों के बारे में बहुत आप स्टडी करेंगे हायर क्लासेस में, लेकिन फिलहाल हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो 2400 कैलोरी के लिए कितना खाना चाहिए, 2100 कैलोरी के लिए शहरी शहर में कितना खाना चाहिए, उस खाने पर कितना खर्च होगा, तो उससे पता चल जाता है कि निर्धनता रेखा कहां होगी। और निर्धनता रेखा से फिर हम अनुमान लगा लेते हैं भाई कौन निर्धन है और कौन निर्धन नहीं है। तो आप देखिए, तेंदुलकर कमेटी, जिसके बारे में मैंने कहा इस पर काफी विवाद हुआ था, इसने कहा कि 816 रुपए जो खर्च कर रहा है, कहां? ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरिया में, एक व्यक्ति एक महीने में, दिन में नहीं, एक महीने में अगर एक व्यक्ति 816 रुपए खर्च कर रहा है और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपए खर्च कर रहा है, तो वो निर्धन नहीं है। ये तेंदुलकर कमेटी ने कहा। तो यानी हर व्यक्ति जो 816 से ज्यादा खर्च कर रहा हो गांव में, या 1000 से ज्यादा खर्च कर रहा हो शहर में, वो निर्धन नहीं है, क्योंकि बहुत लो लेवल है। 816 रुपए को अगर आप डिवाइड करें 30 रुपीज से, कोशिश कीजिए इसको 30 से डिवाइड करने, तो आपको पता चलेगा लगभग 27 रुपए एक दिन जो खर्च कर रहा है ग्रामीण क्षेत्र में। क्या 27 रुपए गुजारा होता क्या? तो इस पर काफी विवाद हुआ था, इसीलिए फिर बाद में रंगराजन कमेटी बनी थी। तो आपने देखा कि एमपीसी का डेटा एनएसएसओ जो है वो हर 5 साल में कैलकुलेट करती है सर्वे करके, और उसके आधार पे हम पॉवर्टी लाइन भारत में निर्धारित करते हैं। क्रिटिसिज्म है ये तो बताती है कौन पुअर है कौन नॉन पुअर है। अभी आपने देखा था, यहां बीच में लाइन ड्रॉ कर दी, वे सारे पुअर हैं, लेकिन इनमें भी 3 कैटेगरी थी। तो ये नहीं पता चलता है भाई कौन सा व्यक्ति पुअर है, वेरी पुअर है, एब्सोल्यूट पुअर है, बहुत, ये नहीं पता चल पाता। फिर सोशल सर्विस लाइक एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग, इनके बारे में बात ही नहीं करती। ये तो सिर्फ कैलोरी की बात करती है, यानी भोजन के बारे में बात कर रही है। तो ये इसकी बड़ी खामियां हैं इसकी। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी में फिर हमने क्या है, क्लासिफाई करा है यहाँ पे। बस यहाँ पे हम इतना ही पढ़ के और फिर हम रुक जाएंगे, और फिर हम पार्ट 2 में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी में क्या कर रहे हैं, क्रॉनिक पुअर, ट्रांजिएंट पुअर, नॉन पुअर, इन 3 कैटेगरीज में हम देख रहे हैं पुअर को। यानी गरीब तो है, गरीब तो है भाई। ये अगर हमारे इस तरीके से हमने पॉपुलेशन को एडजस्ट किया था असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, तो हमने कहा कि अगर यहाँ पे हमने निर्धनता रेखा अगर हम यहाँ बना रहे थे, तो ये इस तरफ के सारे लोग, ये सारे के सारे क्या थे, निर्धन थे।
लेकिन इनमें से क्या है, इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ट्रांजिएंट पुअर होंगे। ट्रांजिएंट पुअर कैसे होते हैं? ट्रांजिएंट पुअर होते हैं, यहां पे देखिए ये पॉवर्टी लाइन है, ये डैश 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 ये पूरे में जो दिखा रखा है, राइट। और ये जो ऊबड़ खाबड़ लाइन है, ये जो कर्सिव लाइन जो ऐसे ये देखिए ये जो दिखा रखी है, ये क्या है बेसिकली लोगों की एक्सपेंडिचर है यहाँ पे, लोगों का कितना कितना खर्च कर रहे हैं। यहां देखिए ये जो लोग हैं ये सारे, ये कभी निर्धनता रेखा से नीचे आ जाते हैं, कभी रेखा से ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, ऐसे चल रही है। तो दैट मीन्स ये क्या, ट्रांजिएंट पुअर हैं, अल्पकालिक निर्धन। ये कभी गरीब हो जाते हैं और कभी ये गरीब नहीं रहते हैं। और ये देखिए इसमें ओकेशनली पुअर, ये वाले में तो आप देखेंगे ये तो सिर्फ बहुत ही थोड़े समय के लिए निर्धन होते हैं, अक्सर नहीं तो ये गैर निर्धन रहते हैं। तो ऐसी भी जनता होती है कि साल में 6 महीने अच्छी कमाई होगी तो निर्धनता रेखा से ऊपर आ गए, ज्यादा खर्च कर लिया उन्होंने परिवार पे। कभी कमाई कम होगी, खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो वो निर्धनता रेखा से नीचे आ गए, तो ये ट्रांजिएंट पुअर होते हैं। और कुछ लोग होते हैं क्रॉनिक पुअर, जो अक्सर, ये देखो ये ऑलवेज पुअर, हमेशा ही निर्धनता रेखा से उनके नीचे व्यय है। कुछ ऐसे कभी कभार के निर्धनता रेखा से ऊपर गए, तो ये क्रॉनिक पुअर कहलाते हैं, चिरकालिक निर्धन है ये। और इनके अलावा जो थर्ड कैटेगरी बची, वे सारे कौन है? ये निर्धनता रेखा है, ये लोग इससे ऊपर व्यय कर रहे हैं, तो ये सारे क्या है, गैर निर्धन हैं, नॉन पुअर हैं ये सारे के सारे यहाँ पे। अब इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर बाकी जो चैप्टर है ये, उसके जो बाकी जो टॉपिक्स हैं उसको मैं पढ़ाने वाला हूं, तो वेट कीजिएगा पार्ट 2 का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।